आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे चैनल एजुकेशन वी एन एजुकेशन फॉर ऑल के ऊपर जो पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड 8060 उसके लेक्चर्स जो हैं हमने चैप्टर 3 को स्टार्टअप किया था। उसमें हमारे तकरीबन जो हैं वो 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा पनिशमेंट का, क्योंकि चैप्टर जो 3 है वो पनिशमेंट से रिलेटेड है। हमने कुछ डिफरेंट थ्योरीज थी वो डिस्कस की। उसके अलावा हमने जो प्रिंसिपल्स थे पनिशमेंट के, सज़ा देने के कुछ कायदे कवानीन थे, उनको भी हमने डिस्कस किया कि आखिर सज़ा देने के भी कुछ कायदे कानून हैं। तो सेक्शन जो है 53 ये हमारा आज का टॉपिक है। ये सेक्शन जो है इसके अंदर काइंड्स ऑफ पनिशमेंट को जो है वो बयान किया गया है कि पनिशमेंट जो है पीपीसी के अंदर रहते हुए हम कितनी पनिशमेंट्स को जो है वो डील करते हैं या कौन कौन सी सज़ा जो है वो दी जाती है। एक बात याद रखिएगा कि हम यहाँ पे सिर्फ पनिशमेंट को डिस्कस करेंगे, उनको बयान करेंगे। उनका ताल्लुक किस जुर्म के साथ है या किस सेक्शन के साथ है ये यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जनरल सेक्शन है पनिशमेंट से रिलेटेड, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, जिसके अंदर हम ये बात देखेंगे कि पाकिस्तान पिनल कोड कितनी सज़ाओं को जो है वो देता है अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए। ठीक है, तो चलते हैं हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से अपने लेक्चर की तरफ। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेक्शन 53 के ऊपर, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट को बयान किया गया है कि पाकिस्तान पिनल कोड जो है वो कितनी तरह की सज़ाओं को जो है वो डील करता है। तो इसके अंदर डिफरेंट जो है वो तकरीबन 10 सज़ाएँ हैं जो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हर एक को बारी बारी जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो कि पहली सज़ा है वो किसास, दियत, अर्श, दमान, ये जो 4 सज़ाएं हैं पहली ये इस्लामिक प्रोविजन से ली गई हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको याद हो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के अंदर जब हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने बात की थी कि जो किसास है वो इस्लामिक लॉ से लिया गया है। उसको हमने किससे देखा था? हमने देखा था रेट्रीब्यूटिव थ्योरी में। ठीक है, जिसमें रिटेलिएट का जिक्र किया था कि रेट्रीब्यूटिव थ्योरी जो है वो एक तरह से रिटेलिएट की फॉर्म है। तो उसी को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। हम इंशाअल्लाह ताला किसास को इन डिटेल स्टडी करेंगे कि किसास आखिर में है क्या। उसके बाद दियत है, जिसे कि ब्लड मनी भी कहा जाता है, अर्श है, दामान है और ताज़ीर है। ठीक है, उसके बाद डेथ पेनल्टी है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और सिंपल इम्प्रिजनमेंट यानी कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ये भी 2 इम्प्रिजनमेंट के ही अंदर आ जाती हैं। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है और लास्ट वन हमारे पास फाइन है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक किसास की तरफ। किसास, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, किसास का आसान अल्फाज के अंदर मतलब ये बनता है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको बदला दिया जाएगा, यानी कि पनिशमेंट बाय काजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ कन्विक्ट एज ही हैज कॉज टू द विक्टिम। यानी कि जिस तरह एक ऑफेंडर ने किसी विक्टिम को जिस तरह मारा, जिस जगह पे उसे नुकसान पहुंचाया, उसी तरह का सेम नुकसान, उसी तरह की सेम चोट जो है वो ऑफेंडर को भी दी जाए। ठीक है, ये किसास का जो ताल्लुक था ये ना सिर्फ मारने से है बल्कि ये जुरा यानी कि चोट पहुंचाने और उससे रिलेटेड जितनी भी हमारे पास प्रोविजंस आ जाती हैं उनसे रिलेटेड है। हम सिर्फ इसको, हमारे यहाँ पे अमूमी तौर पे इसको बाउंड कर दिया जाता है सिर्फ कि किसास में सिर्फ मारने का ही ताल्लुक है, यानी कि कत्ल करना, जान से मारना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप खुदा ना आस्ता, ठीक है, किसी की उंगली काट दें तो किसासन आपकी भी उंगली ही काटी जाएगी। अगर खुदा ना आस्ता आप हाथ काट देते हैं किसी का तो किसासन आपका भी हाथ काटा जाएगा। या आप किसी को चोट पहुंचा देते हैं, पत्थर मारते हैं, ठीक है, चेहरे के ऊपर, जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर, तो किसास का मतलब यही है कि आपके जिस्म के उस हिस्से पर उसी ज़रब के साथ उसी साइज का पत्थर जो है वो आपको भी मारा जाए। तो किसास का जो बेसिक मोटिव यानी कि बेसिक कंसिडरेशन है वो ये है कि जो ऑफेंडर है, जो क्रिमिनल है, उसे इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए कि मैंने क्या जुर्म किया है, मैंने उसको कितनी तकलीफ पहुंचाई है। तो ये किसास का जो है वो बेसिक कंसेप्ट है। किसास के अंदर मजीद जब हम डिटेल्स को देखते हैं तो किसास आखिर लेने का हक किसका है। अब ये एक बात याद रखिएगा, जैसे हमने बात की कि किसास 2 तरह के मामलात के अंदर होता है। एक तो जब विक्टिम को कोई चोट पहुंचती है तो उस सूरत में डेफिनेटली जो है किसास वो विक्टिम का ही राइट है। ठीक है, उस टाइम पे कोई और बंदा उठ के किसास उसके हिस्से का नहीं ले सकता।
ठीक है। तो असलन जो किसास का राइट है वो हम देखते हैं कि जब बंदा मर जाता है, खुदा ना खास्ता कत्ल हो गया या कोई और सिचुएशन हुई, तो उस टाइम जो किसास का राइट है वो उसके कानूनी वरसा का है। अब कानूनी वरसा से मुराद कौन लोग हैं? कानूनी वरसा से मुराद उसके वो लोग हैं कि जो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर, जो उसकी जायदाद के अंदर, जो उसकी विरासत के अंदर हिस्सादार हैं। यानी कि अगर उसकी विरासत को तकसीम किया जाए तो जिन लोगों तक हिस्सा जाएगा उनको हम कानूनी वरसा जो है वो शुमार करेंगे। ठीक है, तो ये किसास का जो राइट है वो कानूनी वरसा का है। इसके अलावा कोई बंदा जो है वो किसास का लीगली तौर पे राइट नहीं ले सकता। ठीक है, इलीगल तौर पे कोई भी उठ के दावा कर दे कि मैंने किसास लेना है, फलां का किसास लेना है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन लीगली तौर पे ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर जो है वो किसास का राइट उन्हीं लोगों का है कि जो उसकी विरासत के हकदार हैं। मजीद जो किसास है, हमने जैसा कि बात की कि किसास उस चीज़ का नाम है कि जब आप विक्टिम को इस बात की यकीन दहानी करा दें कि भाई ऑफेंडर को भी उतनी ही तकलीफ दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इंसान की जो फितरत है वो रिटेलिएट की फितरत है। इंसान चाहता है कि अगर उसके साथ किसी ने बुरा किया है तो वो जवाबी तौर के ऊपर उसके साथ भी बुरा करें। कुछ लोग हद से बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा बुरा हुआ है हम ज़्यादा करेंगे। कुछ सब्र कर जाते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन फितरत में जो चीज़ शामिल है, जो इंसान की फितरत है, वो ये चीज़ शामिल है कि वो जवाबी कार्रवाई, जिसे हम कहते हैं जवाबी कार्रवाई करने का एक जज्बा, एक फितरत, एक सोच उसके अंदर पाई जाती है कि भाई इसने मुझे मारा, मैं भी जवाब में से मारूं। कुरान पाक के अंदर, जैसा कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि हम इंशाल्लाह इस्लामिक प्रोविजंस को भी, इस्लामिक लॉ को भी साथ लेके चलेंगे, तो कुरान पाक के अंदर जो किसास का कानून, किसास का असूल बताया गया वो ये था कि अल हुर्रु बिल हुर्रि, अल अब्दु बिल अब्दी, वल उनसा बिल उनसा। ठीक है, यानी कि आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। ठीक है, ये एक जनरल प्रिंसिपल सेट कर दिया गया समझाने के लिए कि भाई किसास के अंदर पनिशमेंट का, जेंडर का, या इससे जो दूसरी मिलती जुलती चीज़ें हैं उनका कोई भी जो है वो एक तबादला ख्याल नहीं होगा। जो चीज़ जिस तरह से है उसी तरह से की जाएगी। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल जो है वो कुरान पाक ने हमें दे दिया। इसी को बुनियाद बना के हमने अपनी जितनी भी लीगल डेवलपमेंट की है वो अपनी हमने इसी एक कानून के ऊपर, यानी कि अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दी वल उनसा बिल उनसा, इसी के ऊपर हमने अपनी सारी लीगल डेवलपमेंट जो है वो की है। इसको हमने फिर इंटरप्रिटेट करके डिफरेंट जो सिनेरियोज हैं उनके साथ अटैच करते हुए हमने इसको मज़ीद डेवलप किया। दूसरी बात जो कुरान पाक ने किसास के मतलब की कही कि वलकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, कि किसास के अंदर जो है वो ज़िंदगी रखी। अब ये मतलब एक लम्हे के लिए अगर हम जो दुनियावी सोच है उसको अगर हम देखें तो हमें तो बज़ाहिर यही नज़र आता है कि किसास के अंदर तो उस बंदे से जो है वो बदला लिया जा रहा है। अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है तो हाँ, उसे किसासन कत्ल किया जा रहा है, तो इसमें ज़िंदगी कहाँ से आ गई? वो तो मर रहा है। ठीक है, लेकिन आगे अल्लाह ने इसी जुमले में फरमाया कि या उलिल अलबाब, ए अक्लमंदो। इसका अगर हम आसान तर्जुमा करें यानी कि फ़हम रखने वालों, सोच विचार करने वाला। तो जब सोच विचार की गई, जब हमने इस चीज़ को परखा अक्ल के ज़ाविये पे, देखा कि जो इंसान की फितरत हमने भी डिस्कस की कि जवाबी कार्रवाई करने की, तो इंसान की फितरत थी। जो लोग उस ज़माना में, ज़माना जाहिलियत के लोग थे, वो एक के बदले 10-10 को कत्ल करते थे। ठीक है, पूरा पूरा कबीला जो है वो तह तह कर दिया जाता था, जानवरों को ज़िबा कर दिया जाता था। क्या कि भाई तूने हमारे दादा को मारा, तुमने हमारे बाप को मारा, तुमने हमारे भाई को मारा, तुमने हमारे चचा को मारा, तुमने हमारे फलां आदमी को मारा। तो क्या हुआ? उसका बदला लेने के लिए पूरे के पूरे कबीले में जंग लग गई। एक कबीला दूसरे कबीले से जो है वो लड़ना शुरू हो गया। तो एक जान के बदले में कई कई जानें जो है वो ज़ाया होना शुरू हो। ठीक है, ये इंसानी हिस्ट्री चलती आ रही है। आप किसी भी दौर की, किसी भी इरा की हिस्ट्री पढ़ लें। ठीक है, इवन के अभी भी आप देख लें, जो हमारी पावरफुल कंट्रीज़ हैं हमारे इर्द गिर्द, ठीक है, उनके अगर आप किसी एक बंदे को मार दें या किसी एक बंदे को नुकसान पहुँचा दें तो वो उस चीज़ का जो खमियाजा है वो कई लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है, तो कुरान पाक ने, यानी कि इस्लामिक लॉ ने एक प्रिंसिपल सेट कर दिया कि भाई जिसने बुरा किया है, जिसने बंदे को मारा है, उसी को मारा जाए, बाकियों को तकलीफ ना दी जाए।
तो एक ब्रॉडर सेंस में हम देखें तो किसास के अंदर वाक़यातन ज़िंदगी रख दी गई कि उस बंदे की तो मौत वाक़या होगी, जो बंदा किसी को मार देगा उसे तो किसासन मारा जाएगा, लेकिन उसके लगते लगाते जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनके लिए अल्लाह पाक ने जो है वो हयात का, ज़िंदगी का सामान रख दिया। तो ये बात जो है इस सेंस के अंदर बयान की गई कि वलकुम फिल किसास हयातुन, कि तुम्हारे लिए किसास के अंदर ज़िंदगी है, यानी कि तुम्हारी मज़ीद जो जानें हैं तुम्हारे कबीले की, तुम्हारे घर वालों की, वो ज़ाया होने से बच जाएंगी। मज़ीद जो है और किसास के अंदर हम देखते हैं कि किसास को किस तरह से, यानी कि उसकी लाइबिलिटी क्या है कोर्ट्स के अंदर, जब हम किसास की ट्रायल करें तो किसास किस तरह से प्रूव किया जाए। तो एक बात याद रखिए कि जो इस्लामिक प्रोविजंस हैं जितने भी, किसास, सरिका, हराबा वगैरह, इनके अंदर जो लाइबिलिटी है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइबिलिटी है वो विटनेस यानी कि आई विटनेस की है। ठीक है, किसास के अंदर भी जो है वो 2 कॉम्पिटेंट विटनेस जो हैं वो जब गवाही देंगे कि हाँ भाई हमने इस बंदे को मारते हुए देखा। हम डिटेल के अंदर अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हम यहाँ पे एक जनरल ओवरव्यू लेंगे तमाम पनिशमेंट का। तो इंशाल्लाह जब हम हदूद आर्डिनेंस पढ़ेंगे तो तब हम किसास के अंदर इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी देखेंगे कि उन जो 2 विटनेसेस हैं, ये हम जो कानून शहादत आर्डिनेंस है उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम जो है कंपैटिबिलिटी ऑफ विटनेसेस देखेंगे कि जो गवाहान हैं उनकी कंपैटिबिलिटी हम किस तरह से जांच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला इन डिटेल अपने अपनी जगह पे, अपने अपने मुकाम पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जनरल सिर्फ किसास का ओवरव्यू ले रहे हैं कि किसास आखिर में है क्या। तो किसास की लाइबिलिटी के अंदर एक चीज़ याद रखें कि 2 कॉम्पिटेंट विटनेसेस, ठीक है, 2 कॉम्पिटेंट विटनेसेस। अब ये एक अलग डिबेट है कि जो विटनेस हैं वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, या एक मर्द के मुकाबले में 2 औरतों की गवाही कबूल की जाएगी नहीं की जाएगी। तो ये हम इंशाल्लाह ताला, मैंने जिस तरह बताया कि हदूद आर्डिनेंस है वहाँ का टॉपिक है, हम ये वहीं पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखिए कि 2 जो आदिल कह लें, आदिल आकिल बालिग जो गवाह हैं उनकी मौजूदगी में जब ये मामलात उठाए जाएंगे तो तभी जो है वो किसास का ट्रायल जो है वो आगे प्रोसीड कर सकेगा। किसास के अंदर एक अहम बात जो हमारे यहाँ अक्सर नहीं समझी जाती, वो सबसे अहम बात यह है कि किसास लेने का हक हमने जैसे डिस्कस किया, ये राइट्स ऑफ विक्टिम के राइट्स ऑफ किसास के अंदर हम देखा कि जो कानूनी वर्सा हैं उनका हक है, या तो बंदा या तो विक्टिम का हक है सबसे पहला, या फिर कानूनी वर्सा का हक। ठीक है, लेकिन किसास की इम्प्लीमेंटेशन का हक किसको है? ठीक है, क्या जिस बंदे को चोट पहुंची या जिस बंदे को मारा गया, अगर वो जिंदा बच गया वो खुद उठेगा, खुद की सांस लेगा, या उसके जो वर्सा हैं वो की सांस लेंगे? ठीक है, तो किसास की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कौन करेगा? तो एक बात याद रखिएगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन है किसास, जो एग्जीक्यूशन है किसास की, वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो स्टेट ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, लॉ इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज़ ने ही किसास को जो है वो इम्प्लांट करना है। कोई भी बंदा खुद से उठ के जो है वो किसास नहीं ले सकता। ठीक है, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो किसास के अंदर बयान की जाती है वो ये कि जब मिसाल के तौर पर अगर किसी ने किसी बंदे का हाथ काटा, ठीक है, अब वो बंदा खुद आप समझ लें डायबिटिक पेशेंट है, शुगर है, सीवियर कंडीशन है उसकी, अब उसको अगर हाथ काटा जाए तो वो बंदा मर जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि जो किसास की जितनी भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, हाथ काटना, उंगली काटना वगैरह वगैरह, जितनी भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं मौत के अलावा, ये सब की सारी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये निगरानी में होती है किसी मेडिकल ऑफिसर की। सबसे पहले मेडिकल ऑफिसर जो है वो ऑफेंडर को यानी क्रिमिनल को एग्जामिन करता है और देखता है कि आया किसी इसे कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि अगर इसके ऊपर एग्जीक्यूशन की गई तो ये बंदा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो फिर जो किसास की इम्प्लीमेंटेशन है वो रोक दी जाती है। वो फिर फर्दर प्रोसीडिंग जो है उससे कम सज़ा में या ब्लड मनी में भी चली जाए, या वो हम देखेंगे इंशाल्लाह जब हम हदूद आर्डिनेंस को डिस्कस करेंगे तो डिटेल्स हम देखेंगे कि जब किसास को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता हो ड्यूरिंग कंडीशंस, तो उस वक्त फिर जो है वो कौन सी सज़ा दी जाएगी। तो ये सारी बातें जो है वो किसास से रिलेटेड थी। ये 2 अहम बहुत पॉइंट हैं, याद रखिएगा कि जो किसास का हक है यानी किसास लेने का हक और किसास की इम्प्लीमेंटेशन का हक वो ऑलवेज स्टेट का है,
इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये नहीं है कि लीगल वर्सा उठें वो खुद से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। तो लीगल वर्सा को लेने का हक है, किसास का मुतालबा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बगावत नहीं कर सकते। ठीक है। तो दूसरी बात जो हमने देखी कि किसास का जो ताल्लुक है वो मेडिकल ऑफिसर की जो सुपरविजन है उससे बहुत ज़्यादा है, कि अगर खुदा ना उस बंदे को ऐसी कोई बीमारी है कि उसकी जान जाने का ख़तरा है, ठीक है, या उसके मरज बढ़ने का ख़तरा है कि मतलब ज़ख़म उसका नहीं भरेगा तो उसकी हो सकता है कल को खुदा ना पूरा बाजू काटना पड़ जाए, बाजू से भी काम ना चला तो खुदा ना उस बंदे को मारना पड़ जाए, या वो बंदा खुद मर जाए उसी सिचुएशन के अंदर, तो फिर किसास की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रोक दी जाती है। तो ये सारा कुछ जो था वो किसास से रिलेटेड था। अब हम इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे अपने अगले टॉपिक को, कि जो है दियत यानी कि ब्लड मनी। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो है दियत, यानी कि जिसे हम ब्लड मनी भी कहते हैं। अब दियत जो है उसको आसान अल्फाज में अगर हम समझ लें तो ये कंपनसेशन है मर्डर के लिए या हर्ट के लिए। ठीक है। अब हर हर्ट के लिए दियत नहीं होती। ठीक है। ये हम देखेंगे जब हम इंशाल्लाह अर्श और दामान पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन मर्डर के लिए आप अभी इसे वक्त तौर पर मर्डर के लिए समझें कि मर्डर के लिए जो जिस सूरत में किसास नहीं लिया जाता या कोई ऐसी सूरतें बन जाती हैं कि जिसमें किसास की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ठीक है। तो फिर जो है वो दियत की तरफ जो है वो हम मूव करते हैं। दियत यानी कि ब्लड मनी, खून बहा भी इसे कहते हैं। ठीक है। तो दियत कब दी जाती है मर्डर के अंदर? फर्स्ट जो सिचुएशन है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की अगर हम बात करें तो अगर कोई कत्ल गलती से हो जाए यानी कि बाय मिस्टेक हो जाए। अब मिस्टेक के अंदर एक्ट का भी मिस्टेक हो सकती है, एरर ऑफ एक्ट भी हो सकता है, एरर ऑफ फैक्ट भी हो सकता है। अब एरर ऑफ एक्ट क्या है? एरर ऑफ एक्ट का मतलब है कि लेट्स सपोज आप एग्जांपल ले लें कि आप जंगल में गए शिकार करने के लिए। ठीक है। आपके पास वो पुराने ज़माने की वो सिंगल कारतूस कह लें या वो सिंगल वाली गन थी। ठीक है। आपने देखा सामने एक साइड पे हिरन है, एक साइड पे थोड़े से फासले पे जो है वो आदमी लेटा हुआ है। ठीक है। आपने फायर किया या आपने तीर चलाया। ठीक है। तो तीर हवा के क्या उसे कह लें आप दबाव की वजह से, या जो गोली है वो आपकी बंदूक की नाली टेढ़े होने की वजह से जाके उस आदमी को लग गई। ठीक है। आपकी इंटेंशन नहीं थी उस बंदे को मारने की, आपकी इंटेंशन प्योरली किस तरफ थी? हिरन की तरफ, लेकिन मर बंदा गया। ठीक है। तो ये क्या होगा? एरर ऑफ एक्ट, यानी कि आपके एक्ट का एरर है। ठीक है। आपने काम करने के अंदर जो है वो गलती की है। आपने बंदूक की नाली को चेक नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया, आपने तीर को हवा के दबाव के ऊपर, हवा के जोर के ऊपर वेरीफाई नहीं किया, उसकी जो आप कह लें कि इंस्ट्रूमेंटल मिस्टेक को दूर नहीं किया। ठीक है। तो ये सारा आपका क्या था? एरर ऑफ एक्ट। एरर ऑफ फैक्ट के अंदर क्या है? एरर ऑफ फैक्ट के अंदर हम बात करें तो आपने दूर से देखा, इसी एग्जांपल को हम एक्सपेंड करते हैं, दूर से देखा एक जगह पे झाड़ियों के पास कोई चीज आपको हरकत करते हुए नजर आई, या आपको ऐसा लगा कि झाड़ियों के पीछे कोई चीज है। अब सोचा आपने यही कि भाई इसके पीछे कोई जानवर होगा, हिरन का शिकार करने निकले हैं या वैसे उसके अलावा किसी जानवर का शिकार करने निकले। आपने फायर चला दिया, तीर चला दिया। ठीक है। अब जब आपने जाके देखा तो वो तो आदमी था। ठीक है। जो बेचारा हो सकता है किसी और वजह से जो है वो छुप रहा हो। ठीक है। तो ये आपका क्या था? एरर ऑफ फैक्ट था। आपके सोचने में, आपके उस चीज को कंसीडर करने में, एनालाइज करने के अंदर जो है वो गलती हुई। तो ये भी क्या है? बाय मिस्टेक मर्डर काउंट होगा और उसके अंदर भी जो है वो ब्लड मनी ही दिया जाएगा, यानी कि दियत ही दी जाएगी। ठीक। दूसरा जो है वो कॉजी इंटेंशनल मर्डर है, जिन्हें हम कत्ल शिबह अमद भी कहते हैं। कि कत्ल तो लग रहा होता है कि उसके सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और दूसरी सारी चीज़ों से कि भाई इसने इंटेंशनल मर्डर किया है, लेकिन असल में वो इंटेंशनल मर्डर होता नहीं। ठीक है। वो क्या होता है? वो शिबह अमद यानी कि कॉजी इंटेंशनल मर्डर होता है। ठीक है। ये है जब हम इंशाल्लाह ताला सेक्शन 300 पढ़ेंगे और 300 और से ऑनवर्ड जो कि इसी यानी मर्डर से रिलेटेड है, तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे ये कॉजी इंटेंशनल मर्डर है क्या। ठीक है। नेक्स्ट वन जब हमने बात की थी इसी की ब्लड मनी की, तो हमने कहा या तो विक्टिम को दी जाती है या फिर उसके लीगल हेयर्स को दी जाती है। तो विक्टिम यानी कि उसको कोई आपने चोट पहुंचाई, उसकी खुदा ना उंगली काट दी, अंगूठा काट दिया, हाथ काट दिया। ठीक है। टांग काट दी, बाजू वगैरह, कोई भी आपने उसे हर्ट पहुंचाया। ठीक है। तो
उस सूरत में क्या है वो विक्टिम को जो है वो दियत यानी कि ब्लड मनी दिया जाएगा। ये इसी वीडियो के लास्ट में हम इंशाल्लाह जब बात करेंगे बॉडी पार्ट्स की, तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कि विक्टिम को जो है वो दियत किस तरह से दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखते हैं कि जो दियत है वो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो गोल्ड और सिल्वर के से जो है ना उसे नापा जाता है, उसी से उसको डिटरमाइन किया जाता है। क्योंकि दियत जो है ये प्योरली इस्लामिक कंसेप्ट है, इस्लामिक प्रोविजन से आया है। तो इस्लाम के अंदर जब इस्लाम आया तो इस्लाम के अंदर जो वो सिक्के और जो जितने भी करेंसी थी वो सारी उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर के अंदर थी, ठीक है। पेपर करेंसी का तो कंसेप्ट ही नहीं था। तो इसी वजह से हदूद के अंदर चूंकि ये एक चीज़ रखी जाती है कि हदूद के अंदर रद्द बदल नहीं किया जा सकता, यानी कि हदूद के अंदर का कोई भी आप कमी पेशी नहीं कर सकते। तो उसी चीज़ को फिर मेयार बनाते हुए उन्होंने कहा कि भाई जो अब भी जो है वो उसकी डिटर्मिनेशन होगी वो गोल्ड और सिल्वर की बेसिस के ऊपर ही होगी। दूसरी बात जो थी कि दियत के अंदर ऊंट का भी एक तस्वर था कि 100 ऊंट, ठीक है, जो दियत मुकर्रर की गई थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये देखा गया कि जो ऊंट हैं वो नायाब हैं और उनका मिलना जो है मुश्किल है, या उनकी कीमत जो है वो सम कंट्रीज के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कि उनकी नहीं होनी चाहिए उस कंट्री की सर्कमस्टांसिस की वजह पे, बेसिस उनकी ज़रूरियात की वजह से, ठीक है। तो फिर ऊंट को देखते हुए जो है वो दियत को इसी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर डिटरमाइन करना शुरू कर दिया। इसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन 30,630 ग्राम जो है वो सिल्वर, 30,630 ग्राम जो सिल्वर है, जितनी उसकी वैल्यू आपके करंट टाइम के अंदर होगी, ठीक है, आज के दौर में तकरीबन 29 लाख के करीब बनती है, ठीक है। तो ये सारी उसकी जो गोल्ड सिल्वर से डिटर्मिनेशन की गई 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो एक और बात जो दियत के अंदर ब्लड मनी के अंदर आप लोग याद रखिएगा कि जो दियत की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, ये उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये मिनिमम वैल्यू है, यानी कि इससे कम दियत नहीं हो सकती। दियत को डिटरमाइन करते हुए कोर्ट जो है वो बहुत सी चीज़ों को देखती है, ठीक है। उस बंदे की अपनी पर्सनल हैसियत, यानी कि पर्सन उसके पास आप समझ लें कि कैश, उसकी मालियत क्या है, ठीक है, या उसके वो कितनी क्रेडिबिलिटी वाला इंसान है, कितना उसके पास असर व रसूख है, ठीक है। फिर उसके कबीले को भी देखा जाता है कि उसका कबीला किस हद तक, यानी कि उसकी जो बरादरी है वो किस हद तक स्ट्रांग है, किस हद तक मदद कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कोर्ट जो है वो दियत जो है वो डिटरमाइन करती है। तो ये मिनिमम वैल्यू है दियत की 30,630 ग्राम, मैक्सिमम वैल्यू कोर्ट जितना चाहे सर्कमस्टांसेस के ऊपर, या इसके अलावा जो फ्रीकैन है वो जितना चाहे मांगना चाहे मांग सकते हैं। इसके अंदर कोई भी बाउंड्री, कोई भी लिमिट नहीं है कि आप इस हद तक दियत ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप दियत नहीं ले सकते। हाँ, अलबत्ता कम की मियाद मौजूद है, कम की लिमिट जो है वो मौजूद है कि 30,630 ग्राम सिल्वर से कम दियत नहीं, यानी कि मिनिमम दियत जो है 29 लाख जो आज के दौर में बनती है, या उससे समहाउ ज़्यादा होगी थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन ज़्यादा आप जितनी मर्जी चाहे रख सकते हैं। अब इसके साथ साथ जो है वो कोर्ट आपको, यानी कि जो ऑफेंडर है, क्रिमिनल है, उसको ताज़ीरन भी पनिश कर सकती है कोई इम्प्रिजनमेंट की फॉर्म के अंदर, ठीक है। दियत भी होगी, भाई तुम इतने बेवकूफ़ थे, इतने नाअहल थे, इतने कम अकल थे कि तुम्हें आदमी और हिरन में फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, ठीक है। तुम्हें इतना ही नहीं पता तुम्हारी गन है तो उसकी नाली टेढ़ी है, मैं उसको ठीक करवाऊँ, ठीक है। इन सारी सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट जो है वो उसको इम्प्रिजनमेंट की जो पनिशमेंट है वो भी दे सकती है दियत के साथ साथ, यानी कि हद के साथ साथ ताज़ीरन भी सजा देने का इख्तियार है कोर्ट के पास, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो दियत है वो बॉडी पार्ट्स के मुतालिक किस तरह से है। अजान का अलार्म लगा, असर का वक्त हो गया हमारा। तो बात कर रहे थे हम बॉडी पार्ट्स के ऊपर कि दियत जो है वो बॉडी पार्ट्स की सूरत में किस तरह से बयान की जाएगी। याद रखिए कि जब भी हम दियत को जिस्मानी अज़ा के सिलसिले के अंदर देखते हैं तो हम जितने इंसानी अज़ा हैं जो कि पेयर्स की फॉर्म में है, जैसे कि 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 2 होंठ हैं, ठीक है, नाक के 2 नथने हैं, 2 आंखें हैं, 2 पाँव हैं, 2 टांगे हैं, तो हम इनको हाफ दियत के ऊपर जो है वो कंसिडर करते हैं, यानी कि एक हाथ की दियत आधी, 2 हाथों की दियत कंप्लीट, एक कान की दियत आधी, 2 कानों की दियत कंप्लीट,
एक आंख की दियत आधी, 2 आंखों की दियत कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से जो पेयर्स की फॉर्म में है, जो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको इस तरह से जो किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। लेकिन जो बॉडी पार्ट्स सिंगुलर हैं, जैसे कि जुबान, अब एक ही है, 2 जुबानें तो है नहीं। हाँ, मुहावरतन कहा जाता है कि इसकी सांप वाली 2 जुबानें हैं, लेकिन हकीकत के अंदर तो किसी इंसान की 2 जुबानें नहीं है। उसके अलावा ठीक है, जितने भी अज़ा हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म के अंदर आप कह दें कि सिंगुलर हैं, मेल ऑर्गन है, ठीक है, तो सिंगल है, ठीक है, 2 नहीं, तो उनकी जो है दियत कंप्लीट काउंट होती है। अगर खुदा ना आज तक किसी ने किसी की जुबान निकाल दी, गद्दी से निकाल दिया, काट दी कि वो काबिल इस्तेमाल नहीं रही, तो पूरी कंप्लीट दियत देगी। अगर उसे किसासन उसकी जुबान ना काटी जा सकती हुई तो। हमने पहले ये बात की कि दियत यानी कि ब्लड मनी की तरफ हम तब आएंगे कि जब किसास लेना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तब हम जो है, या दूसरी सूरत क्या है कि गलती से बाय मिस्टेक जो है वो उससे बंदे का मर्डर हो गया है। अब जारी बात है, बाय मिस्टेक में किसास नहीं है, किसास इंटेंशनल के अंदर है। इंटेंशनल मर्डर को बंदा करता है तो उसी के अंदर किसास है। ठीक है, तो बाय मिस्टेक के अंदर जो है वो किसास नहीं, तो हम फिर दियत यानी कि ब्लड मनी की तरफ, ताकि उनको कुछ ना कुछ, तो जो विक्टिम है उनको कंपनसेशन मिल सके, उनको किसी तरह रेमेडी हो सके। ठीक है, तो ये सारा दियत के बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्श और दमान। ठीक है, अर्श भी जो है वो क्या है, वो एक कंपनसेशन है। हमने देखा दियत भी क्या है, कंपनसेशन है। अर्श भी जो है वो कंपनसेशन है। तो इन दोनों, और आगे हम देखेंगे कि जो दामान है वो भी कंपनसेशन है। तो इन सब के अंदर क्या फ़र्क है, ये हम सारा जो है वो इसी वीडियो के अंदर, इसी लेक्चर्स के अंदर डिफाइन करेंगे। अर्श के अंदर एक बात याद रखिएगा कि अर्श जो है वो जायफा, यानी कि जो जायफा हर्ट्स हैं। अब जायफा हर्ट्स कौन से होते हैं? जायफा हर्ट्स से मुराद कि जो भी आपके ये हड्डी से अलावा इलाके हैं, वो तमाम इलाके बॉडी के कि जहाँ पे हड्डी नहीं पाई जाती, यानी कि वैक्यूम। अब जैसे कि पेट है, पेट की जो अंदरूनी साख्त है उसके अंदर हड्डी नहीं पाई जाती। ये जो गाल है, मुंह का अंदरूनी हिस्सा है, इसके अंदर हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है, इसी तरह ये जो आपके मसल्स हैं, ठीक है, जब तक वो हड्डी तक चोट ना पहुंचे तो वो जायफा हर्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सारी जितना भी अर्श है वो सारे का सारा क्या है, जायफा हर्ट्स के ऊपर। यानी कि जब आपके सिर्फ समझ लें कि आपके मांस को, आपके फ्लश को जब नुकसान पहुंचता है, यानी कि सिर्फ गोश्त की हद तक जब नुकसान पहुंचता है, तो उनको जो है वो जायफा हर्ट्स कहा जाता है। तो अर्श जो है वो जायफा हर्ट्स के अंदर जो है वो एप्लीकेबल होता है। हमने बात की थी कि ताजीर के अंदर सॉरी दियत के अंदर, तो दियत के अंदर मतलब वो प्रॉपरली जो ऑर्गन था वो डिसेबल हो जाता था। ठीक है, या तो वो अपने जिस्म से अलग हो जाता था, या खुदा ना ऐसा कोई ऐसी चोट लगती थी उसके कि उसके नर्व डैमेज हो जानी, या कोई ऐसा सीन होना कि वो ऑर्गन दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। ये अगर खुदा ना ऐसा मिसाल है कि इंसान की जो मसल्स हैं इनके अंदर चोट लग जाती है, हड्डी तक नहीं जाती, तो जख्म विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कंपेटिबिलिटी है मसल्स के अंदर कि वो अपने जो हर्ट हैं उनको प्रॉपरली फिल कर लें और वो आपका आर्गन जो है वो डैमेज नहीं होता। तो दियत, पहला पॉइंट हमने देखा कि दियत जो है वो तब दी जाती है कि जब आर्गन डिसेबल या फिर उसको कट ऑफ कर दिया जाए। लेकिन अर्श की सूरत में हमने देखा कि जब हर्ट जो है वो फ्लैश तक यानी कि रहेगा, तब तक जो है वो हम उसको अर्श के अंदर काउंट करेंगे, जायफा हर्ट्स के अंदर। अब जैसा हमने बात की कि दियत के अंदर हमने बात की थी कि जो कोर्ट है वो देखती है हालात को, वाक़यात को, तो वो ये काम ज़रूर कर सकती है कि हद के साथ यानी कि दियत के साथ साथ इम्प्रिजन भी कर दे उस बंदे को। ठीक है, अब एक बंदा है वो आदतन नेग्लिजेंस है, ठीक है, आदतन नेग्लिजेंस करने का आती है, देखा नहीं, बस मुंह उठाया, अलमारी में जो गन पकड़ी थी, जो चीज़ पकड़ी थी, पकड़ के शिकार पे निकल गया। अब उसे पता है भाई मेरी बंदूक नहीं ठीक है, इसके अंदर किसी किस्म की टेक्निकल इशू हो सकता है, उसे चाहिए कि उस चीज़ की एहतियात करे। लेकिन अब एक बार केस हुआ, दूसरी बार केस हुआ, तो अदालत देखे कि भाई ये बंदा आदतन जो है वो लापरवाह है, इसको थोड़ी सी सजा देनी चाहिए, तो उसको इम्प्रिजन की सजा दे सकती है। ठीक है, यही हाल अर्श के अंदर भी है कि एक बार किसी को जो है वो कंपनसेशन दिलवाई गई किसी विक्टिम को, दूसरी बार देखा कि वो ऑफेंडर दोबारा से वही काम कर,
उसमें फिर वो ताज़ीरन उसे जेल भी भेज सकते हैं कि भाईजान आ जाएं, आपको ज़रा थोड़ा सा ननिहाल घर जो है वो दौरा करवाते हैं, ताकि आपकी जो तबीयत है, आपका जो दिमाग है वो ठिकाने पे है। ठीक है। दूसरी बात, हम जो फ़र्क हम देखते हैं इसके अंदर दियत और अर्श के अंदर, दियत हमने देखा कि उसकी मिनिमम अमाउंट फिक्स थी, मैक्सिमम जितनी मर्जी रख लें कोई इशू नहीं था। लेकिन अर्श के अंदर जो है वो फिक्स्ड अमाउंट है। अर्श के अंदर मिनिमम अमाउंट फिक्स नहीं है, इसकी अमाउंट ही फिक्स है। अब किस तरह से फिक्स है, आइए हम देखते हैं। अर्श के अंदर मजीद गुफ्तगू करने से पहले एक बात मैं यहाँ पे और पॉइंट आउट कर दूं कि अर्श जो है वो आता है हमारे पास ग्रीवियस हर्ट्स की सूरत। अब ग्रीवियस हर्ट्स मिसाल के तौर पे कौन से होते हैं कि जो जिसे हम बड़े स्वेर किस्म के हर्ट्स कहते हैं, यानी कि बड़ी सहज चोट लगी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं शज्जा दमीगा की। अब शज्जा दमीगा क्या है? शज्जा दमीगा ऐसी यानी कि हर्ट की काइंड है कि जिसके अंदर जो दिमाग है, यानी कि दिमाग का अंदरूनी हिस्सा, जिसे आप वो गूदा टाइप भी कह सकते हैं, वो आपके उसके ऊपर चोट लगती है। ठीक है। अब उससे उसके ऊपर चोट लगने से काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इंसान कोमे में जा सकता है, या वो इंसान अपना मेंटल हेल्थ भी खो सकता है, अपना मेंटल लेवल भी वो जो है लूज कर सकता है, पागल हो सकता है। ठीक है। डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर। ठीक है। तो शज्जा दमीगा के अंदर जो है वो इस तरह के जो ग्रीवियस हर्ट्स हैं, इससे मिलते जुलते जो हर्ट्स हैं, ठीक है, खुदा ना खास्ता किसी ने किसी को मारा, इस तरह मारा कि उसका गोश्त फट गया और उसकी हड्डी जो है वो जाहिर हो गई। ठीक है। हड्डी टूटी नहीं। ये मैंने इसीलिए पहले मेंशन किया कि ये जायफा हर्ट्स, यानी कि हड्डी तक जो ना पहुंचे, हड्डी को यानी कि नुकसान ना पहुंचाए। तो किसी की हड्डी जाहिर होगी, ठीक है, जिसे कि हम शज्जा मुदीहा कहते हैं। ठीक है। ये शज्जा की टाइप्स हैं। जब हम इंशाल्लाह शज्जा वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये अर्श को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल शज्जा दमीगा के केस के अंदर कि जिसमें दिमाग को चोट लगती है, हम इस बात को एज्यूम कर लेते हैं अर्श डिटरमाइन करने के लिए कि भाई अगर सपोज ये बंदा अगर मर जाता, अब इसके दिमाग पे चोट लगी है, दिमाग जो है इंसान की बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये बंदा मर जाता, ठीक है, तो इसकी दियत कितनी होती? अब कोर्ट ने ये सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल इसकी दियत बनती जी 30 लाख, 50 लाख कह, ठीक है, इसकी दियत कितनी बनती? 50 लाख रुपए। तो हर्ट जो है वो इस केस में कितना हो जाएगा? इसकी दियत का आधा हो जाएगा। शज्जा दमीगा के केस के अंदर याद रखिएगा जो अर्श है वो आधा होगा दियत के। ठीक है। जितनी भी दियत बनेगी, 50 लाख बने, करोड़ बने, 2 करोड़ बने, तो उस दियत का जो आधा होगा वो उस केस के अंदर अर्श काउंट होगा। और जो हमने बात की थी कि शज्जा मुदीहा के जिसके अंदर यानी कि गोश्त जो है वो फ्लैश जो है वो कट ऑफ हो जाता है और हड्डी जाहिर हो जाती है, लेकिन हड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, उसके अंदर जो अर्श है वो 5% ऑफ दियत होगा। तो ये दियत के ऊपर डिपेंड करता है अर्श। ये सिंपल मानों में मैं आपको यही समझाना चाहता था कि अर्श जो है वो ऑलवेज डिपेंड अपॉन दिया, दियत के ऊपर अर्श डिपेंड करेगा। जितनी दियत बनेगी उसके परसेंटेज के हिसाब से, उसके कॉन्सिक्वेंसेज के हिसाब से जो है अर्श जो है वो चेंज होता रहेगा। तो ये हमारा था सारा अर्श के ऊपर टॉपिक। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि दमान से रिलेटेड है। दमान भी जो है वो क्या है? कंपनसेशन है। दमान को भी मतलब कंपनसेशन ही कहा गया। हमने जिस तरह डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ब्लड मनी है, दियत, वो भी कंपनसेशन है, अर्श भी कंपनसेशन है, दमान भी कंपनसेशन है। तो इनमें फ़र्क क्या हुआ? हमने देखा कि जो दियत थी उसकी मिनिमम अमाउंट जो थी वो फिक्स थी, मैक्सिमम अमाउंट जो है फिक्स नहीं थी। अर्श की जो है वो टोटल अमाउंट फिक्स है कि अर्श इतना ही रहेगा। हाँ, एक चीज़ अर्श के अंदर क्या है वो ये है कि अर्श जो है वो डिपेंड करता है दियत के ऊपर, यानी जितनी दियत बनेगी उसी हिसाब से जो है वो अर्श जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। आइए हम देखते हैं कि दमान क्या है। दमान जो है ये ऑलवेज कोर्ट जो है वो डिटरमाइन करती है। और दूसरी बात, अर्श जो हमने देखा था वो देखा था हमने जायफा हर्ट्स के अंदर। ठीक है। कि जो हड्डी के बगैर वाले इलाके यानी कि वैक्यूम स्पेसेस जो बॉडी के अंदर होती हैं, जबकि जो दमान है वो सबसे पहली बात आ जाती है ये गैर जायफा, यानी कि जब हड्डी के ऊपर कोई चीज़ यानी कि हड्डी को नुकसान पहुंचता है तो हड्डी वाले जो इलाके हैं वहाँ के ऊपर जब कोई चोट लगती है, कोई हर्ट काज होता है, तो तब जो है वो दमान दिया जाता है, अर्श नहीं दिया जाता। दूसरी चीज जो कि ये हमेशा कोर्ट डिटरमाइन करती है, वो जो दियत थी वो भी क्या है? कोर्ट डिटरमाइन करती है, लेकिन उसकी मिनिमम वैल्यू फिक्स थी। अर्श जो है वो दियत के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी वैल्यू फिक्स है।
ठीक है। जबकि जो दमान है ये ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। कोर्ट जितने हालातों वाक़यात को देखते हुए डिटरमाइन करती है कौन कौन से हालातों वाक़यात हैं। सबसे पहले तो कोर्ट देखती है ट्रीटमेंट को, कि उस बंदे के इलाज के ऊपर कितना पैसा लगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता किसी को स्वेयर इंजरी हो गई, ठीक है, उसको कोई यहाँ पे इलाज मुल्क में नहीं हो सका, हमारे या शहर में नहीं हो सका, उसे किसी दूसरे शहर में जाना पड़ा, किसी दूसरी कंट्री में जाना, तो ये सारी चीज़ें हालात वाक़यात को देखते हुए कोर्ट जो है वो दमान को डिटरमाइन करेगी। दूसरी चीज़ जो कोर्ट डिटरमाइन करती है दमान देते हुए वो होता है उस बंदे का लॉस, ठीक है। उस बंदे ने इस सारे टेन्योर के अंदर क्या क्या लॉस किया है। फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम अगर बात करें तो एक बंदा था, वो जॉब करता था, वो अकलौता ही घर का कमाने वाला था, ठीक है। उस बंदे को किसी ने हर्ट किया, ठीक है। अब वो बंदा चारपाई पे पड़ गया, या समझ लें कि वो डिसेबल हो गया, अब कमाने लायक नहीं रहा, ठीक है, या कुछ टाइम पीरियड 1 माह 2 माह वो नहीं कमा पाया। अब उस दौरान उस फैमिली के ऊपर कर्जा वगैरह भी आ जाता है, या मिसाल के तौर पे वो अपनी जो उनकी सेविंग्स थी वो खत्म हो जाती। तो ये सारी चीज़ें उसके लॉस के अंदर काउंट होंगी कि इस बंदे ने ड्यूरिंग द टेन्योर जो चीज़ें लॉस की हैं, जितना उसका फाइनेंशियल जो लॉस हुआ है, ठीक है, वो कितना हुआ है, किस तरह से हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को डिटरमाइन करके उसकी ट्रीटमेंट का पैसा, यानी कि ट्रीटमेंट के दौरान जो उसके एक्सपेंसेस हुए, उसके लॉस उसने क्या किया, और इसके लॉस के अंदर एक और बात याद रखिएगा कि कोर्ट आल्सो डिटरमाइन हिज मेंटल सफरिंग, ठीक है। कोर्ट उस चीज़ की मेंटल टॉर्चर को भी यानी कि वो डिटरमाइन करती है, देखती है कि इस बंदे को आया मेंटली कितना लॉस हुआ है, यानी इसके पीस ऑफ माइंड जो है वो किस हद तक डिस्टर्ब हुआ है। तो ये सारी चीज़ें लॉस के अंदर आ जाती हैं। तो ये था सारा हमारा जो है ना दामान से रिलेटेड। दामान के अंदर फर्क आप करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। दियत, अर्श और दमान है तीनों कंपनसेशन ही, लेकिन सबके सर्कमस्टांसेस जो है वो अलग हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेस अलग हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक ज़रूर हैं, लेकिन एक दूसरे जैसी बिल्कुल नहीं है कंपनसेशन, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनसेशन, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। ये ताज़ीर जो है ये समझ लें कि अल्टरनेटिव पनिशमेंट है उन जराइम के लिए कि जिनके अंदर जो हद को हम नाफिज नहीं कर सकते, किसी भी रीज़न से हद साबित ही नहीं हुई, ठीक है, या कोई ऐसा क्लू या ऐसा कोई प्रूफ जो है वो कम रहा जिसकी वजह से हद जो है उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती, तो उसमें फिर हम ताज़ीरन सजा देते हैं, ठीक है। आम अल्फाज के अंदर अगर हम बात करें तो ताज़ीर जो सिंपली है वो क्या है, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट की मर्जी को आप ताज़ीर कह सकते हैं। जिसे जैसे कि आम तौर पे सुना भी जाता है कि ये जी अदालत का स्वाबदीदी इख्तियार है। वो स्वाबदीदी इख्तियार क्या है, यानी कि समझ लें कि उसे ताज़ीर के अंदर सजा दी जा रही है कि अदालत उसे हालातों वाक़यात को देखते हुए जो है वो क्या उसे कहते हैं ताज़ीर के तौर पर पनिशमेंट कर रही है अपनी मर्जी से कि भाई इस बंदे ने इस तरह का जुर्म किया। अब जारी बात उसके अंदर अगर हद साबित, क्योंकि हदूद जो है, जब हम इंशाल्लाह हदूद ऑर्डिनेंस को पढ़ेंगे तो हदूद जो है वो बहुत ही, उनको जो प्रूफ करने का क्राइटेरिया है बहुत ही सख्त है। हदूद के ऊपर डिस्कशन तो बड़ी इजीली कर दी जाती है, क्रिटिसिज्म बहुत इजीली कर दिया जाता है कि ये किस तरह का इंसाफ है, किसी बंदे का हाथ काट दिया जाए, किसी को पत्थर मार दिया जाए वगैरह वगैरह। लेकिन हद की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कोई बंदा पढ़ने की जहमत करता नहीं है, बस सिर्फ क्रिटिसाइज करने के ऊपर जो है ना जोर दिया हुआ है। हम उस टॉपिक की तरफ नहीं जाते ना, हमारा वो आज टॉपिक है। तो ताज़ीर आप समझ लें सिंपली क्या है, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है। कोर्ट का इनके अदालत का स्वाबदीदी इख्तियार है कि अदालत हालातों वाक़यात को देखते हुए जो क्रिमिनल है उसको किस तरह से सजा देती है, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मुआशरती बिगाड़ को सुधारने के लिए भी जो अदालत इकदाम करती है उसको हम ताज़ीर से भी मंसूब कर सकते हैं, ठीक है। ये हालात वाक़यात के साथ, क्योंकि ये है ही स्वाबदीदी इख्तियार अदालत का, तो हालात वाक़यात के साथ ये चेंज होता रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि 1995 के अंदर, 1996 के अंदर जिस तरह के क्राइम की सज़ा उस वक्त दी गई थी वो आज 2021 के अंदर भी उतनी ही सज़ा दी जाए। हो सकता है अब सज़ा में रद्दोबदल हो जाए, हो सकता है आज के दौर में वाक़यात जो है वो उस तरह से रूनमान नहीं होते जिस तरह उस ज़माने में होते थे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस तरह नहीं होता जिस तरह उस दौर में होता था। आबादी यानी कि पॉपुलेशन की रेशो उस टाइम पे वो नहीं थी जो आज के दौर में है। उसका इन्फ्लुएंस, उस क्राइम का जो असर है वो आवाम के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर उस तरह से नहीं पहुंच पाता था जो आज के दौर में पहुंचता है। सोशल मीडिया का दौर है, ज़रा सा क्राइम करें, एक बात जो है दूसरे शहर में आसानी से जो है ट्रांसफ़र हो जाती थी। पुराने ज़माने में महीनों हफ्तों लगते थे किसी को, किसी जुर्म को किसी दूसरे जगह पे पहुंचते हुए, फिर उसके बारे में मालूमात पहुंचते हुए। लेकिन आज के दौर में आप एक जगह पे जुर्म करें, वो फ़ौरन ही दूसरे इलाकों के अंदर उसकी तशहीर जो है वो पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सर्कमस्टांसिस के अंदर आती हैं जिनको अदालत बड़े गौर से जो है वो अपने
दायरा कार के अंदर लेके आती है, इलम के अंदर लेके आती है कि भाई इन सारे मामला को देखते हुए जो है वो ताज़ीरन सज़ा किस तरह से दी जाए। एक और बड़ी मज़े की बात हम अक्सर मूवीज़ के अंदर देखते हैं, फला दफ़ा ताज़ीरात इंडिया, ताज़ीरात पाकिस्तान। हमारी है पंजाबी मूवीज़ के अंदर तो दफ़ा 302 इन्होंने रूढ़ियों के भाव रखी हुई है, दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इसे फांसी की सज़ा दी जाती है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये ताज़ीरात यानी कि इसे जैसे हम पाकिस्तान पिनल कोड, असल में ये क्या है, ताज़ीरात पाकिस्तान। ठीक है, तो ये सारा कुछ ताज़ीर से रिलेटेड था। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अगर ऐसा कोई जुर्म जिसके अंदर उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, ताज़ीर के अंदर उससे 1/3 से कम सज़ा नहीं दी जा सकती। आप इसको इस तरह से समझ लें कि ताज़ीर के अंदर मिनिमम पनिशमेंट जो है वो डिफाइन है, जो कि 1/3 ऑफ प्रिजन इम्प्रिजनमेंट है, उसकी टोटल इम्प्रिजनमेंट। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम बात करते हैं कि एक बंदे ने चोरी की, साथ में माल वगैरह लूटा, लोगों को डराया धमकाया, उन्हें असॉल्ट किया, फिजिकल असॉल्ट किया। ठीक है, अदालत ने देखा कि इन सारे जराइम की जो सज़ा है वो तकरीबन 10 साल बनती है, 9 साल बनती है। आपके अब 9 साल उसकी सज़ा बनती है। अब जज उसको 3 साल से कम सज़ा नहीं दे सकता, यानी कि उसका जो 1/3 है उससे कम सजा नहीं दे सकता। उसे 4 साल सजा दे दे, 5 साल दे दे, 6 साल दे दे, 7 साल दे दे, 8 साल दे दे, 9 साल दे, क्योंकि 9 साल से मैक्सिमम से भी नहीं दे सकता। तो ये बात याद रखिएगा, ताज़ीर के अंदर अदालत का इख्तियार है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है, लेकिन मिनिमम भी उसका डिफाइन है कि अदालत इससे कम नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि 1/3 ऑफ पनिशमेंट जो है वो उसको मिल के रहेगी उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट का। एक दफ़ा दोबारा से समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को किसी जुर्म के अंदर उसने कुछ डिफरेंट जराइम किए, या हो सकता है एक ही उसने जुर्म ऐसा किया जिसकी सज़ा मैक्सिमम जो थी वो 9 साल थी। ठीक है, 9 साल से ज़्यादा उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है, 9 साल से कम जितनी मर्जी दे दें। अब 9 साल से कम जो है वो 1 महीना भी बनती है, 1 साल भी बनती है, 2 साल भी बनती है, 2.5 साल भी बनती है। ठीक है, लेकिन ताज़ीरन जब भी सज़ा दी जाएगी तो अदालत उसको उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/3 से कम सज़ा नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये सारी बात थी जो ताज़ीर के अंदर आती है। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है 1/3 वाला, ये होता है, इम्प्लीमेंटेशन होती है इसकी हर्ड काजेस के अंदर। ठीक है, मैं आपको जनरल एक ओवरव्यू, जनरल कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी कि 1/3 ताज़ीर का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये सारा था ताज़ीर से रिलेटेड। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है डेथ पनिशमेंट, जिसे कि कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। डेथ पनिशमेंट जो है उसे हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। कैपिटल पनिशमेंट मतलब कि सबसे बड़ी सज़ा, इससे बड़ी ऊपर कोई सज़ा जो है वो नहीं है। ठीक है, अब किसी इंसान को आप इससे बड़ी क्या सज़ा देंगे कि उसे उसकी जान से यानी कि आप मार दें। ठीक है, आप किसी को कैद कर सकते हैं, किसी को कोड़े मार सकते हैं, किसी के हाथ पाँव काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो क्या है, उसको उसकी जान से मारते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको डेथ पनिशमेंट को कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। पीपीसी के अंदर कुछ 13 ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर डेथ पनिशमेंट जो है वो दी जाती है, यानी कि 13 ऑफेंसेस के अंदर जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो डेथ पनिशमेंट है, आप इसे कह सकते हैं इस तरह से। ठीक है, फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कि वेजिंग वार अगेंस्ट स्टेट, यानी कि आप इसे आसान अल्फाज में बगावत कह सकते हैं। सेक्शन 121 जो है वो इसे डील करता है, पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी का। ये जितने भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ जनरल एक इंट्रोडक्शन लेंगे इन सब का। ठीक है, इनको हम इनके टाइम के ऊपर जब हम इंशाल्लाह थॉरोली स्टडी करते हुए आगे जाएंगे तो जितने भी सेक्शंस हैं उनको हम उनके टाइम के ऊपर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट सिर्फ हम उनका ओवरव्यू चेक करेंगे कि ये सेक्शंस हैं क्या। तो पहला हमारे पास जो आता है वो है सेक्शन 121, जिसका मतलब आसान अल्फाज में आप कह लें कि स्टेट के खिलाफ बगावत। अब बगावत साबित हो जाती है, ठीक है, या उसकी आप समझ लें कि फंडिंग तक भी। ठीक है, फंडिंग भी इसी के अंदर आती है कि आप किसी को, ऐसी एजेंसी को, किसी ऐसे पर्सन को, किसी ऐसी पर्सनैलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो स्टेट के खिलाफ अगेंस्ट यानी कि बगावत कर रही है, और प्रॉपर आपके जो प्रूफ्स हैं वो आ जाते हैं, तो आपको डेथ पनिशमेंट तक हो सकती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कि सेक्शन 132, जिसमें कि बेटिंग म्यूटिनी अगेन एक्चुअली कमिटेड। ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड है, यानी कि जो वेजिंग वार है। ठीक है, अब एक बंदे ने बगावत की, जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी फंडिंग भी साबित हो जाती है तब भी आपको जो है वो डेथ पनिशमेंट जी, ये अबेटिंग यानी कि उस बंदे को, जिस बंदे ने बगावत की, एक्चुअली कमिटेड यानी कि जिस बंदे ने ओरिजिनली बगावत की, उसको आपका साबित हो जाता है कि आपने उसके अबेटमेंट की है, उसको यानी साथ दिया है, तब भी जो है वो आपको
डेथ पनिशमेंट हो सकती है। थर्ड वन है हमारे पास सेक्शन 194, यानी कि गिविंग और फैब्रिकेशन फॉल्स एविडेंस वेयर बाय एन इनोसेंट पर्सन सफर्स डेथ। अब आपके पास आप समझ लें कि आप फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट को मेडिकल ऑफिसर थे या आप कोई स्टेट ऑफिसर थे, समझ लें आप, तो आप कुछ ऐसे फॉल्स एविडेंस पेश करते हैं या कुछ जो ओरिजिनल एविडेंस है उनको आप फैब्रिकेट करते हैं, इस हद तक कि अदालत मजबूर हो जाती है दूसरे बंदे को सजाए मौत देने में, और वो बंदा सजाए मौत पा गया। ठीक है, आप जैसे कि समझ लें गैंग रेप का इशू था, आप मेडिकल ऑफिसर हैं, आपने देखा कि उस बंदे के जो डीएनए है नहीं मैच करता विक्टिम के डीएनए से, जो विक्टिम से डीएनए मिला है, लेकिन आपको उस बंदे से कोई चिढ़ थी, कोई रंजिश थी, आपने फैब्रिकेशन करते हुए ये साबित कर दिया अदालत के अंदर कि हाँ भाई इसी बंदे ने जो है वो ये बंदे जो है वो गैंग रेप के अंदर शामिल थे। अब गैंग रेप की सजा भी सजाए मौत है, जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है। ठीक है, अदालत उन बंदों को सजाए मौत दे दी। बाद में ये प्रूफ हो गया कि भाई आपने तो फॉल्स एविडेंस पेश किया, आपने तो फैब्रिकेट कर दिया एविडेंस को, तो अदालत आपको इस जुर्म के अंदर कि तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह बंदा जो है वो फांसी चढ़ गया, तुम भी अब जो है वो सजाए मौत ही लोगे, तो इस सूरत में भी आपको जो है वो सजाए मौत हो सकती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही मशहूर कानून है। ठीक है, सेक्शन 295C। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, ख़ातमुल मुरसलीन भी हैं, ठीक है, उनकी शान में अगर कोई खुदा ना खास्ता गुस्ताही करता है, कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज़ करता है, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन से हो, राइटिंग में हो, या किसी भी तरह की कोई ऐसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है, तो उसको भी जो है वो कानून के तहत सजाए मौत की सज़ा है। नेक्स्ट वन है हमारे पास कत्ल अमद, सेक्शन 302 302। सेक्शन 302 यानी कत्ल अमद इंटेंशनल मर्डर भी इसे कहते हैं। इसके अंदर भी जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, वो ताजीरन जो सजाए मौत दी जाती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास सेक्शन 354A, यानी कि किसी औरत के खिलाफ क्रिमिनल फोर्स को यूज करना, ठीक है, यहाँ तक कि उसको उसके कपड़े यानी कि आप फाड़ देते हैं, तो ये इस सारे सिनेरियो के अंदर भी जो है वो सज़ा है वो सेक्शन 354A के तहत सजाए मौत दी जाएगी। अभी रिसेंटली ये जो वाक़या हुआ लाहौर मीनार पाकिस्तान के अंदर, तो इसके अंदर भी यही जो आप समझ लें कि उस फीमेल की जो स्पोर्टिव पर्सनैलिटीज थी, उन्होंने यही डिमांड किया कि उन सबको जो है वो सजाए मौत दी जाए। वो इसी सेक्शन के तहत इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन एंड स्ट्रिपिंग हर ऑफ हर क्लॉथ्स, यानी कि उसको उसके कपड़ों से अलग कर देना, फाड़ देना उसके कपड़े साथ ताकि वो बरहना हो जाए। ठीक है, तो अगर ऐसी भी कोई ऐसा कोई हरकत करता है तो उसको सजाए मौत दी जाती है सेक्शन 354A के तहत। नेक्स्ट वन हमारे पास जो अंडर एज यानी कि आप समझ लें कि नाबालिग को किडनैप करना, ठीक है, या अबडक्ट करना या किडनैप करना। नाबालिग, वैसे मैंने वर्ड नाबालिग यूज़ कर दिया, लेकिन यहाँ पे है कि जो एज 14 साल से कम उम्र किसी भी लड़का या लड़की को कोई किडनैप करता है, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है वो सजाए मौत है। अगर उस साबित हो जाए तो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो उसकी सजाए मौत है सेक्शन 364A के तहत। नेक्स्ट वन है हमारे पास, आप किसी को किडनैप करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, ठीक है, या उससे कोई ऐसी उसके पास कोई वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं कोई, या समझ आप कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आप किसी को किडनैप करते हैं, स्वेयर किस्म का कोई मामला है, तो उसके अंदर भी सेक्शन 365A के तहत जो है वो सजाए मौत दी जा सकती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास कि आप किसी को अननेचुरल लस्ट के लिए, यानी कि आप उसे अपनी गैर फितरती ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अगर आप किसी को अगवा करते हैं, ठीक है, किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन फॉर अननेचुरल लस्ट, ठीक है, 367A के तहत भी जो है वो सजाए मौत की सजा सुनाई जा सकती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास गैंग रेप, जो कि हमने अभी ऊपर बयान किया था पॉइंट 3 के अंदर, ठीक है, गैंग रेप के भी जो मुल्ज़मान हैं उनको भी सजाए मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है सेक्शन 3762 के तहत। और लास्ट वन है हमारे पास लास्ट वन नहीं, डिकेती विद मर्डर, जिसे कि हराबा, इस्लामिक प्रोविजन के अंदर इसे हराबा कहा जाता है, ठीक है। सिर्फ डकैती यानी कि चोरी को अगर हम बात करें तो उसे सरिका से डिफाइन किया जाता है, लेकिन डकैती विद मर्डर जो है उसे हम हराबा से डिफाइन करते हैं इस्लामिक प्रोविजन के अंदर। इसके अंदर भी जो है वो सजाए मौत की सज़ा है 396B के तहत। आगे हमारे पास हाईजैकिंग, ठीक है,
जो हाईजैकर्स आई हैं तो तकरीबन इतनी इंग्लिश मूवीज़ देख देख के अब तक तो आइडिया हो ही गया होगा कि हाईजैकिंग होती क्या है। पर हम बता देता हूँ, किसी भी प्लेन को, किसी भी कंट्री के प्लेन को जो हाईजैक करते हैं अपने मकासद के लिए, उसको हम हाईजैक यानी कि उसको यरगमाल बना लेते हैं उनके प्लेन के मुसाफिरों को, ठीक है। क्योंकि असल में सोचें कि प्लेन को हाईजैक करने की इतनी सख्त सज़ा क्यों है। अगर आप इंटरनेशनल लॉ को पढ़ें तो वहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि प्लेन भी जो है वो ऐसा ही समझा जाता है जैसे कि उस मुल्क की लैंड ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अगर किसी मुल्क का जो त्यारा है, किसी मुल्क का जो यानी कि जो ऑफिशियल नेशनल एयरलाइंस होती हैं, ठीक है, उनको इसी तरह से कंसीडर किया जाता है दूसरों मालिक के अंदर कि जैसे वो मुल्क का हिस्सा, मुल्क का टोटा जो है, जिस ज़मीनी टोटा उस जगह पे मौजूद है। अगर वहाँ पे कोई क्राइम होता है तो उस मुल्क के पास मुकम्मल इख्तियार होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन का, उनके जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजा देने का। खैर ये बात इंटरनेशनल लॉ की तरफ चलेगी, हम पीपीसी पढ़ रहे हैं। तो हाईजैकिंग की इस वजह से जो है वो इतनी सख्त सजा है, वो ऐसा ही समझा जाता है कि जैसे इन्होंने स्टेट को यरगमाल बनाने की कोशिश की है, स्टेट को जो है इन्होंने हाईजैक किया है, इन्होंने जस्ट प्लेन को हाईजैक नहीं किया। तो इस वजह से सेक्शन 402 बी के तहत जो है हाईजैकर को भी सजा दी जाती है। लास्ट वन है हमारे पास जो कि हार्बोरिंग हाईजैकर, यानी कि जो हाईजैकर की मदद करते हैं, उन्हें छुपाते हैं, उन्हें फाइनेंशियल फंडिंग करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, साबित हो जाए तो उन्हें भी जो है सेक्शन 402 सी के तहत सजाए मौत सुनाई जाती है। तो ये सारी जो डेथ पनिशमेंट थी पीपीसी सेक्शन 53 के अंदर कि डेथ पनिशमेंट जो है वो कितने जराइम के अंदर, तो टोटल 13 ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर जो डेथ पनिशमेंट है वो अवॉर्ड की जाती है। तो इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे सेक्शन को हम इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम इनके ऊपर पहुंचेंगे तो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सारे सेक्शंस हैं क्या, इनके अंदर प्रोज एंड कॉन्स, टर्म्स एंड कंडीशंस किस तरह से प्रूव किया जाता है वगैरह वगैरह, सारा कुछ जो है हम इनको इनके सेक्शन की स्टडी के दौरान जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो डेथ पनिशमेंट है पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी के तहत इन 13 जराइम के अंदर, यानी कि सेक्शन 121 है, 132 है, 194 है, 295 सी है, 302 है, ठीक है, 354 ए है, 364 ए है, 365 ए है, 367 ए है, 3762 है, 396, 402, 402 बी और सी दोनों, ठीक है। तो इनके अंदर जो है वो डेथ पनिशमेंट दी जाती है। नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक है जो कि इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक इम्प्रिजनमेंट की तरफ। जी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का आम जुबान के अंदर मतलब है कि उम्र कैद। हमारे यहाँ पे ये जो गांव देहात है और शहरों के अंदर आम जुबान में इसको उम्र कैद के नाम पे जाना जाता है कि उस बंदे को उम्र कैद होगी, मतलब उसकी सारी जिंदगी जो है वो जेल के अंदर गुजरेगी। ऐसा नहीं होता, ये एक टाइम पीरियड होता है, डिफाइंड टाइम पीरियड होता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का भी, ठीक है। जो कितना डिफाइन है वो सेक्शन 57 जो कि पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी 1860 का जो सेक्शन है उसने डिफाइन कर दिया कि जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है उसका मतलब ये है कि 25 साल कैद, यानी कि 25 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट को हम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी कि उम्र कैद के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर इतनी कोई डिटेल नहीं है क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे पनिशमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ इसको पनिशमेंट को इन जनरल व्यू समझने की जरूरत है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब क्या है। एक और अहम बात जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अंदर है वो ये कि समटाइम्स हम देखते हैं कि जो डेथ पनिशमेंट है, डेथ सेंटेंस है, वो कम्यूटेट हो जाती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अंदर। ये आगे जाके हम सेक्शन जो 54 है कम्यूटेशन जो है उसके अंदर हम देखेंगे कि डेथ सेंटेंस कम्यूटेट किस तरह से होती है या क्या सीन सिनेरियो बनता है उसका कम्यूटेशन का। तो अभी आप ये समझ लें कि जब भी डेथ सेंटेंस जो कम्यूटेट होती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अंदर, तो जिस दिन से उसकी सजा सुनाई जाती है, ठीक है, या समझ लें जो कि हमने लिखा है फ्रॉम द डेट व्हेन सेंटेंस ऑफ डेथ वाज पास्ड, ठीक है, जिस दिन उसकी सजा सुनाएगी डेथ पेनल्टी उसे समझ लें, उस दिन से ही उसकी सजा काउंट की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदे को 1 जनवरी के अंदर सजा सुनाई गई, ठीक है, कि इसको डेथ पनिशमेंट होगी, बाद में कुछ एविडेंसेस आए, कुछ नया उस केस के अंदर जो है वो प्रोग्रेस हुई, उन्होंने देखा कि इस बंदे का जुर्म उस नौयत का नहीं है कि इसको डेथ सेंटेंस दी जाए, उन्होंने इसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अंदर जो है वो कम्यूटेट कर दी। अब उसने 3 माह 4 माह या 5 माह जितना भी टाइम उसने इस सारे ट्रायल के अंदर गुजारा, उसका उसी दिन से काउंट होगा उसकी, यानी कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अंदर भी वो टाइम पीरियड काउंट होगा। ये नहीं होगा कि अब अगर मिसाल के तौर पे उसे दिसंबर के अंदर जाके उसकी सजा कम्यूटेट होगी, उसने 1 साल गुजारा, तो अब ये नहीं कहेंगे कि उसका जो 1 साल है वो भाई ट्रायल के अंदर गुजर गया, नहीं, उसके जो 1 साल है वो उसकी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अंदर ही काउंट होगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अंदर हम
डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं पनिशमेंट्स का, तो जितने भी जनरल जो पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है ना वो कुछ मिसकंसेप्शन आ जाती हैं डेथ पनिशमेंट से रिलेटेड के। देखा जी एक बंदे को तो डेथ पनिशमेंट हुई 25 साल, हमने देखा कि 25 साल उम्र कैद हुई, तो हमने देखा वो बंदा 12, 13, 14 साल बाद बाहर आ गया। अब हमारे यहाँ पे ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि जी डेथ पनिशमेंट के अंदर जो है वो दिन और रात डबल काउंट होते हैं, यानी कि दिन एक दिन रात एक दिन, यानी कि एक दिन के अंदर 2 दिन काउंट होते हैं। तो इस वजह से जो बंदा है 25 साल की बजाय वो 12 साल जो है वो इम्प्रिजनमेंट करके तो बाहर आ जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे साल के अंदर 2 ईदें हैं, ठीक है। कुछ नेशनल इवेंट्स हैं जैसे कि 14 अगस्त है, ठीक है, 6 सितंबर है, 23 मार्च वगैरह है, ठीक है। और उसके बाद हमारी ईद उल फितर है, ईद उल अजहा है, ठीक है। और इसके अलावा ये जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं ये कभी ना कभी साल में एक बार दौरा करने जाते हैं जेल का, किसी भी जेल का, ठीक। तो उनके जेल के दौरे की खुशी में भी, ठीक है। और उसके अलावा अगर किसी कैदी का यानी कि प्रिजनर का कुछ बिहेवियर चेंजिंग आ जाए, यानी कि वो पहले क्रिमिनल था, जेल के अंदर आके उसका बिहेवियर चेंज हो गया, ठीक है, वो यानी कि रिफॉर्म होना शुरू हो गया, तो इन सारी बातों की बुनियाद के ऊपर, ठीक है, उसके कुछ ना कुछ दिन जो है वो हर साल के अंदर कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके कुछ जो दिन कम होते हैं वो उन्हीं सजा के अंदर, उसी जो उसकी सजा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है उसी के अंदर काउंट करके उनको डिडक्ट किया जाता है। और हम देखते हैं कि बंदा जो है ना कुछ टाइम पीरियड अपना कम उसका हो जाता है और वो जल्दी जो है वो बाहर आ जाता है, 25 साल पूरे नहीं करता, ठीक है। तो ये एक बात हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन बड़ी पाई जाती है कि जिस बंदे ने दिन और रात इकट्ठे काउंट हुए और वो बंदा 12 साल में बाहर आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इन सीन सिनेरियो की बेसिस के ऊपर जो है वो सजा जो है उस बंदे की कम हो जाती है। ये कुछ सारा था इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से रिलेटेड कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है क्या असल में, ठीक है। नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है वो इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। वो हम देखते हैं कि इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड क्या टॉपिक है हमारा। जो एक आम इम्प्रिजनमेंट है उसको 2 टाइप्स के अंदर जो है वो डिफाइन किया जाता है, या आप समझ लीजिए 2 टाइप्स के अंदर उसको तकसीम किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक तो हमारे पास आ जाती है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, दूसरी है हमारे पास सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो कि उसके नाम से ही जाहिर है कि ऐसी कैद जिसके अंदर जो है वो मुशक्कत वाली जिंदगी होगी, जिसके अंदर काम काज करवाया जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग जो है वो काम भी कर रहे हैं। सीन ये क्रिएट किया गया यहाँ पे कि यहाँ पे एक दरोगा खड़ा है जो कि उनको काम करवा रहा है, और ये सारा यानी कि उसको उनको मुशक्कत भी है। और जबकि सिंपल इम्प्रिजनमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि बंदा सिर्फ जेल के अंदर जो है वो बैठा हुआ है। तो इम्प्रिजनमेंट फ्रॉड विद द हार्ड लेबर, कि ये इम्प्रिजनमेंट जिसके अंदर लेबर भी करवाई जाती है, ठीक है, यानी कि उससे पत्थर कटवाए जाते हैं। पुराने जमाने में सुरंगें खुदवाई जाती थी कैदियों से, ठीक है, अभी तो सुरंगों वाला दौर नहीं रहा, ठीक है। तो अभी पत्थर या इस तरह के जो काम वगैरह हैं वो लिए जाते हैं अभी भी। तो दूसरा जो है हमारे पास कि आमतौर पे इम्प्रिजनमेंट जो है उसकी जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो कितना है, 14 साल। ये याद रखिएगा कि इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अंदर फर्क है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है वो 25 साल तक है, जबकि आम जब हम इम्प्रिजनमेंट की बात करते हैं जिसके अंदर कैद बा मुशक्कत भी है या सिंपल जो इम्प्रिजनमेंट है वो भी आ जाता है, तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है, 14 साल है। और मिनिमम लिमिट क्या है, वो 1 दिन यानी कि 24 आवर्स है। यही वजह है कि आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात जब पुलिस स्पेशल जब ये डबल सवारी वगैरह पे पाबंदी होती है या कुछ इस तरह के मामलात होते हैं, जुलूस वगैरह या इस तरह के जो हमारे मजहबी त्यौहारात होते हैं उनके अंदर कुछ गड़बड़ हो, तो उन्हें 1 रात 2 रात रख के जो है वो जेल के अंदर थाने के अंदर ही रख के उन्हें बाहर कर देते हैं, ठीक है। शख्सी जमानत या इस तरह के प्रोसीजर के ऊपर उन्हें बाहर कर दिया जाता है। तो मिनिमम इसकी क्या लिमिट है, 24 आवर्स है, और मैक्सिमम जो है वो इसकी क्या है, 14 साल है। ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट, यानी कि हम सिंपल इम्प्रिजनमेंट तो नहीं कहेंगे, इम्प्रिजनमेंट आप इसे कह ले कि इम्प्रिजनमेंट के अंदर जो 2 टाइप्स हैं, एक रिगरस है और सिंपल है। तो ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 14 साल, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है वो भी क्या है, 14 साल हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और कम से कम जो है वो 24 घंटे हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। तो ये इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड था। नेक्स्ट वन हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारा फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी।
फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे कि उसके नाम से ही जाहिर है कि यानी कि प्रॉपर्टी को जो है वो जब्त कर लेना। इसमें के अंदर जैसे सिंपली मीन्स टेक ओवर द प्रॉपर्टी बाय स्टेट। एक बात याद रखिएगा कि जब कोई इंडिविजुअल जो है प्रॉपर्टी को जब्त करने की कोशिश करे तो वो क्या है, क्राइम। उस बंदे ने उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उस बंदे ने उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो हथियाने की कोशिश की, तो वो हो जाएगा क्राइम। लेकिन यही काम जब स्टेट करे तो ये लॉ बन जाता है। ठीक है, ये एक बात याद रखिएगा, है एक ही काम एक ही है, क्या कि प्रॉपर्टी यानी कि मलकियत या उसका जो माल है उसको जब्त करना। अगर कोई बंदा इंडिविजुअली अपने तौर के ऊपर करेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा, जुर्म हो जाएगा। ठीक है, स्टेट इन्वॉल्व होगी, उसे सजा होगी, पनिशमेंट होगी। लेकिन अगर यही काम स्टेट करे तो ये लॉ है, कानून है। ठीक है, ये समझ लें आप, एक जनरल प्रिंसिपल समझ लें आप कि हर क्राइम और उसकी पनिशमेंट के दरमियान अगर आप किसी जुर्म की सजा खुद से देने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा। स्टेट उसे क्राइम कंसिडर करेगी, किस बंदे ने कानून को, लॉ को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन वही काम पनिशमेंट अगर स्टेट दे तो वो क्या है, बजाते खुद एक कानून है। ठीक है, तो सिंपली मीन्स टेक ओवर ऑफ प्रॉपर्टी बाय स्टेट। अब प्रॉपर्टी जो है आमतौर पे, अमूमी तौर पे जो एक कंसेप्ट है वो यही है कि जो जिस बंदे की जमीन है वो उसी की मलकियत है। ठीक है, उसे चाहे बेच दे, चाहे उसको रेंट पे दे दे, चाहे उसको व्हाट्सएवर जो मर्जी कर दे। ठीक है, स्टेट जो है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करती अमूमी तौर के ऊपर, इन सिंपल आप समझ ले सर्कमस्टांस। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिनके अंदर जो है वो स्टेट जो है वो प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है, यानी कि उसकी जायदाद को, उसके मालो मता को जो है वो जब्त कर लेती है, अपने पास जब्त कर लेती है। कौन से केसेस हैं देखते हैं, आइए। पहला जो हमारे पास है वो है सेक्शन 126 के अगर कोई पाकिस्तान की टेरिटरीज के ऊपर हमला करता है, ठीक है, उसकी यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो जब्त कर ली जाती है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को सरकार अपने पास, उसका बैंक बैलेंस सीज कर दिया जाता है। ठीक है, वो किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, वो कोई चीज खरीद नहीं सकता। ठीक है, तो ये समझ लें आप, उसका क्या है, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है सेक्शन 126, कमिटिंग डेप्रिडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास इसी से रिलेटेड है कि अगर किसी बंदे को कोई प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है, टेकन बाय वॉर, जंग के दौरान किसी बंदे ने कोई प्रॉपर्टी जो है वो रिसीव कर ली। ठीक है, और डेप्रिडेशन मेंशन इन सेक्शन 125, 6 एंड 27, ये तीन सेक्शन के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी जो आप जिस तरह की मेंशन की गई है डेप्रिडेशन की, वो उस दौरान आप जितनी भी प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं वो भी जो है आपकी फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है स्टेट की तरफ से। ये सारे जो सेक्शंस हैं ये हम अपने सेक्शंस के टाइम के ऊपर थॉरोली डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी को समझना है। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है हमारे पास वो है कि कोई पब्लिक सर्वेंट जो है, जितने भी पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट जो है वो हमने डेफिनेशंस के अंदर इंशाल्लाह ताला जब हम चैप्टर 1 को पढ़ेंगे वहां पे जो है इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि पब्लिक सर्वेंट होता कौन। पब्लिक सर्वेंट जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी अनलॉफुली खरीद ले या बिडिंग यानी कि रिश्वत के जरिए, ठीक है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, बाज़-औक़ात पैसा नहीं लिया जाता, प्रॉपर्टी ले ली जाती है, भाई मुझे गाड़ी गिफ्ट कर देना, ठीक है, मुझे फलां सेक्टर में जो है बंगला गिफ्ट कर देना, फलां सेक्टर में 10 मरले का प्लाट गिफ्ट कर देना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है जो वो उसकी क्या है, सरकार के हकूक जब्त कर ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन जो हाईजैकर्स होते हैं, जो हमने पढ़ा था डेथ पनिशमेंट के अंदर, हाईजैकिंग जो लोग करते हैं, ठीक है, हाईजैकर्स को भी, जो हाईजैकर्स की भी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली जाती है। ये लेकिन ये सारे एक प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, उन प्रोसीजर से गुजर के जो है स्टेट भी जो है प्रॉपर्टी को जब्त करती है। इस तरह से नहीं होता कि स्टेट आई और आके कब्जा कर लिया। ठीक है, ये सारी बातें हम इंशाअल्लाह ताला सेक्शन 126 जब पढ़ेंगे, सेक्शन 169 जब पढ़ेंगे, 402 जब पढ़ेंगे, तब वहाँ हम थॉरोली इन सब क्या है डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मकसद सिर्फ फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी को समझना था कि फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है क्या। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट वन है हमारा फाइन। फाइन ये एक अमूमी बात है। ठीक है, तकरीबन हर बंदा ही इससे वाकिफ होता है कि फाइन, हम स्कूल्स के अंदर फाइन देते आते हैं, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के अंदर फाइन देते हैं, सड़क पे चलते हुए जो है फाइन कर दे देते हैं।
ठीक है। तो फाइन क्या है, सम ऑफ मनी टू बी पेड टू गवर्नमेंट ट्रेजरी ordered by competent court to an offender as a punishment for an offense। कि ये सम ऑफ मनी है, कुछ रकम है जो कि हम गवर्नमेंट के खजाने में देते हैं, जमा करवा देते हैं। ऑर्डर करता है कौन, कोई एक कंपिटेंट अथॉरिटी होती है, ठीक है, उस मुलजिम को, मुजरिम को, ठीक है, पनिशमेंट जो कि उसने कोई जुर्म किया। ये अमूमी इसका जो एक यानी कि समझ ले लीगल डेफिनेशन है फाइन की, ठीक है। तो फाइन जो है हमने जब देखा था फाइन के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी दूसरी पनिशमेंट्स के साथ कि दूसरी पनिशमेंट्स के साथ फाइन हो सकता है, फाइन के साथ दूसरी पनिशमेंट्स भी हो सकती हैं। बाज़ों का हमने प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट के अंदर जब डिस्कस किया था कि अगर किसी भी सज़ा के अंदर फाइन से काम चल जाए तो दूसरी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी जब तक कि उस जुर्म की नौयत इस बात के ऊपर मजबूर ना कर दे कि इसको कैद भी किया जाए या इसको कोई कोड़े वोड़े मारे जाए या इसको कोई पनिशमेंट दी जाए दूसरी। तो अगर किसी पनिशमेंट के अंदर फाइन से काम चल जाए तो यही बात यहाँ पे भी है कि फाइन जो है वो बजाते खुद सिर्फ एक पनिशमेंट भी हो सकता है, जैसे कि ट्रैफिक कवानीन के अंदर, ट्रैफिक लॉज के अंदर जो है सिंपली आपको फाइन ही देना पड़ता है अगर आपने कोई स्वेर किस्म का जो है वो जुर्म क्राइम नहीं किया। लेकिन फाइन जो है वो दूसरी पनिशमेंट्स के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि फाइन बजाते खुद भी एक सजा है और ये दूसरी सजाओं के साथ भी कंबाइन हो सकता है, ठीक है। हाँ, एक बात जो फाइन के अंदर समझने वाली है कि अगर किसी को इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन होता है, फॉर एग्जांपल किसी को 10 साल की सजा हुई, 10 साल उसे इम्प्रिजनमेंट हुई और साथ में उसे 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख रुपया जुर्माना भी हुआ, ठीक। अब उस बंदे ने अपनी सजा तो पूरी कर ली लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जुर्माना दे सके। तो जुर्माने की मद में उसका जो सजा का क्वार्टर है यानी कि एक क्वार्टर 1/4 वो मजीद ऐड कर दिया जाएगा कि उस बंदे ने सजा फाइन नहीं दिया, लिहाजा इसकी सजा जो है वो मजीद बढ़ा दी जाए। फॉर एग्जांपल 10 साल सजा थी, 5 लाख जुर्माना था, जुर्माना नहीं दिया, सजा पूरी हो गई, 2.5 साल उसकी सजा में मजीद ऐड कर दिया जाएगा कि भाई 2.5 साल मजीद सजा भुगतो और चले जाओ, ठीक है। तो ये फाइन के अंदर जो है वो आप एक इम्पोर्टेंट बात है जो आप याद रखिएगा। तो ये सारी बातें थी हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड, जितना भी हमने डिस्कस किया, अपना सेक्शन 53 डिस्कस किया और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उसके अंदर जितनी पनिशमेंट्स को डिफाइन किया गया था, किसास को, ठीक है, ताज़ीर को, उसके अलावा जो हमारे पास फाइन था, इम्प्रिजनमेंट था, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था, डेथ पनिशमेंट थी, अर्श था, दमान था, ठीक है। ये सारी बातें जो हमने डिस्कस की, ये सारा उसका एक जनरल ओवरव्यू हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके अंदर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई या कोई आप समझते हैं कि बात बेहतर अंदाज से बयान करनी चाहिए थी, उस तरह से नहीं बयान हो सकी, तो आप हमारे जो ऑफिशियल हमारा ईमेल है educationvn.official@gmail.com या इसके अलावा जो हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है eduv.official, ये दोनों आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें गाइड भी कर सकते हैं कि सर इस तरह से जो है अगर आप करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह ताला सेक्शन 54 से रिलेटेड होगा। सेक्शन 54 से लेके हम सेक्शन 66 तक इंशाल्लाह ताला उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।